पिछली क्लास में अपन लोगों ने सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा और अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के बारे में सीखा। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आपको जगह छुड़वाई थी, आप वो जगह पर आ जाइए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डेरिवेशन के लिए मैंने आपको जगह छुड़वाई थी, ताकि मैंने कहा था कि कंटिन्यूटी में चैप्टर आ जाएगा। वो वाली जगह पर आप पहुंच जाओ, वहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। आपका हेडिंग मेरी होगी कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल कैपिटल के। अगर आप कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखते हैं तो के के नीचे सी आता है, और प्रेशर की टर्म्स में लिखते हैं तो के के नीचे पी। तो यहाँ पी तो आएगा नहीं, यहाँ के सी ही है। ठीक है, सबसे पहले टेकिंग एग्जांपल ऑफ डैनियल सेल। सबसे पहले मुझे डैनियल सेल की सेल रिएक्शन बताइए, हाथ खड़ा करिए। डैनियल सेल की सेल रिएक्शन, हाँ बोलो। Zn plus Cu2 plus aqueous gives us Zn2 plus Cu solid. अब मुझे आप इसकी मस्ट बोलिए। E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon 2 log of Zn2 plus aqueous upon Cu2 plus aqueous. Log base 10, Zn2 plus aqueous upon Cu2 plus aqueous. ठीक है। डैनियल सेल की सेल रिएक्शन आपने बता दी, सेल रिएक्शन से तुरंत आपने नस्ट इक्वेशन बना ली। अब सुनिए, ये डैनियल सेल काम किए जा रही थी और एक समय ऐसा आया, डैनियल सेल अपना काम कर रहा था और काम करते करते एक ऐसा समय आया जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, और जब पोटेंशियल इक्वल हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां फ्लो करना बंद कर दिया। तो हमने लिखा व्हेन सेल स्टॉप्स वर्किंग। पहले देख लो फिर लिख लेना, मैं रखे रखूंगी, पहले देख लो। व्हेन सेल स्टॉप्स वर्किंग, स्टॉप्स वर्किंग को ही मैंने दूसरे वर्ड में बोला व्हेन इक्विलिब्रियम अटेन। कितने बच्चे मानते हैं इक्विलिब्रियम अटेन होना भी तो स्टॉप होना ही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जितना ए से बी बन रहा है उतना ही बी से ए बन रहा है। तो इक्विलिब्रियम अटेन होना भी तो स्टॉप होने को ही कहते हैं। लीन बोलो, लीन। हाँ नो मैम, आपने पूछा ना कितने बच्चे मानते हैं तो इसलिए हैंड रेज किया अच्छा, था। ओके ओके, ठीक है चलो। तो मैंने आपसे ये कहा कि डैनियल सेल अपना वर्क कर रही थी, ये इसकी सेल रिएक्शन है, ये इसकी नस्ट इक्वेशन है। अब वर्क करते करते एक ऐसा समय आया जब इसने काम करना बंद कर दिया, उसी मोमेंट को अपन ने इक्विलिब्रियम अटेन वाला समय बोलते हैं। क्योंकि कहीं पे भी इक्विलिब्रियम अटेन करने का मतलब ही यही होता है कि जितना ए से बी बन रहा है उतना ही बी से ए बन रहा है। तो क्या हो रहा है, स्टॉप ही तो हो चुका है सब कुछ। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ए से बी बनने की रेट और बी से ए बनने की रेट बराबर हो चुकी है। तो ए से बी की रेट और बी से ए की रेट बराबर होना मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब स्टॉप होना ही तो होता है, सब कुछ स्टॉप हो गया है। तो स्टॉप वाले वर्ड को ही इक्विलिब्रियम वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो आप में से मुझे कौन बता सकता है कि जब सेल ने काम करना बंद कर दिया, इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो यहाँ पर आप किन दो वैल्यूज को चेंज कराओगे कि मैम ये वैल्यू ये हो जाएगी? देख के बताइए कौन से दो वैल्यू आप चेंज कराओगे कि मैम इन वैल्यूज का ये रख दो आप, मतलब ये वैल्यूज ये हो जाएंगी। लीन बोलो। नहीं, चलो। और मैम स्टैंडर्ड सेल, हाँ बोलो बेटा। मैम स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ की वैल्यू चेंज होकर सेल ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस सोल्यूशन एंड CO2 प्लस सोल्यूशन की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी, ठीक है। और बताइए, यश बालोटिया बोलो।
मैम इक्विलिब्रियम अटेन है या है तो Cu2 प्लस और Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। तो इन दोनों की वैल्यू 1 मतलब ये कट जाएगी, दोनों की वैल्यू कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। इक्विलिब्रियम का तो ये रूल कभी नहीं होता है कि कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। इक्विलिब्रियम का रूल होता है कि जितनी रेट से इससे ये बन रहा है उतनी रेट से ये बन रहा है। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन तो सेम होती ही नहीं है। देखो एक बार मैं तुम्हें इक्विलिब्रियम याद दिलाऊं, A gives B plus C, A का 1 मोल है, इसका 0 0, इसका अल्फा टूटा अल्फा अल्फा 1 माइनस अल्फा अल्फा 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा C। तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कहाँ सेम है? अलग अलग है ना। यस मैम। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो लाइन ही गलत है, कभी नहीं होता है ऐसा। हाँ ई सेल 0 हो जाएगा। एक तो ई सेल 0 हो जाएगा। तो व्हेन सेल स्टॉप्स वर्किंग, मैंने उस दिन भी आपको डिस्कस कराया था, ई नॉट सेल कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड स्टेट में ली हुई सेल के पोटेंशियल का डिफरेंस है। इट्स ई सेल व्हिच बिकम्स 0, तो ई सेल आपका 0 हो जाएगा। और मैम जैसे अपन इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का लिखते हैं तो Zn2 प्लस और Cu2 प्लस Kc हो जाएगा। बहुत बढ़िया, दोनों पॉइंट्स आ गए हैं आपकी तरफ से। तो पहली बात तो जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो ये लिखने के पहले ये लिखो कि Zn प्लस Cu2 प्लस वाली जो रिएक्शन पहले गिव्स चल रहा था, गिव्स का मतलब तुम समझते हो, गिव्स का मतलब है कि ये दोनों दे रहे हैं, इन दोनों से ये दोनों बन रहे हैं, गिव्स। अब तुम कह रहे हो भाई स्टॉप हो चुका है मतलब नहीं मिल रहे, इस बात को मैं प्रेजेंट कैसे करूं? बताओ ये इसका प्रेजेंटेशन हुआ नहीं हुआ? बताओ ये प्रेजेंटेशन हुआ नहीं हुआ कि नहीं बदल रहा है? अब ये दोनों इन दोनों को नहीं बना पा रहे। इस बात को कहने का तरीका, ये दोनों जितना इनको बना रहे ये दोनों उतना ही उनको बना रहे, एक ही तो बात है। अगर आप कहना चाह रहे कि ये बंदा नहीं चल रहा है तो इसी को आप ये कह दो कि जितना ये यहाँ चला उतना ही ये यहाँ चला, तो अभी तो वो नहीं चला, फाइनली उसको उसी जगह पर आकर खड़ा होना पड़ा। तो जब आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करना बंद कर देती है तो इसका मतलब ये दोनों नहीं बना रहे। नहीं बनाने के लिए आप क्या ये हटा देंगे? क्या आप बीच में कुछ भी नहीं लगाएंगे? नहीं। अगर आप ये वाला एरो लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इन दोनों से ये बन रहा। अगर आप ये वाला एरो लगाते हैं तो इन दोनों से ये बन रहा है। और अगर आप रिवर्सिबल साइन लगाते हैं तो रिवर्सिबल साइन का मतलब है कि अब सब कुछ स्टॉप हो चुका है, जो जो होना था हो चुका, अब सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ चुका है, सब कुछ स्टॉप हो चुका है। इस समय पर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो और सबको आता है करना। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्योर सॉलिड 1x भी नहीं लिख रही हूं, एक बार लिख दूंगी, अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है। अब प्योर सॉलिड कॉपर और प्योर सॉलिड जिंक दोनों को बंद कर देना तो Kc कितना आ जाएगा? Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन। अश्मी हाथ खड़ा कर रहे थे बेटा, बोलो क्या प्रॉब्लम है? बोलो। मैम ये जो रिएक्शन है तो वन साइडेड ही है, जो सेल रिएक्शन है, तो इसमें इक्विलिब्रियम का चांस कैसे बनेगा? उसके लिए तो रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनी है, तुम शायद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कहना चाह रही हो कि सॉरी, हाँ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनते हैं, लेकिन मुझे ये भी तो कहना है कि रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट नहीं बन रहे। अब तुम बताओ केमिकली मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ? आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि मैम जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि H2 और I2 ने मिलकर HI बनाया, फिर HI ने भी टूटकर H2 और I2 बनाया। यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, Zn2 प्लस और Cu ये नहीं बना रहे। यही कह रही हूँ ना, यही कह रही हूँ ना कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात ही कैसे आएगी? नहीं बनाते, बिल्कुल सही है, लेकिन अब वो भी तो उसको नहीं बना रहे ना। तो ये दोनों नहीं बना रहे, इस बात को दिखाने के लिए केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम साइन का यूज करती है। अगर आप 11 का इक्विलिब्रियम याद करें तो आप याद करिए कि जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो कॉन्सेंट्रेशन के, प्रेशर के,
कलर के सारी जो चीजें होती हैं वो कांस्टेंट हो चुकी होती हैं, उनमें कोई फर्दर चेंज नहीं होता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। इक्विलिब्रियम में रुका हुआ फील होता है कि सब कुछ स्टॉप हो चुका है। अब उस स्टॉप को दिखाने के लिए केमिस्ट्री ये साइन यूज करती है, तो इसके लिए यूज किया। यस मैम। ठीक है, बैकवर्ड नहीं होती है, बिल्कुल सही है तुम्हारा कहना। और ये रिएक्शन बैकवर्ड कब होती है? जब मैं करंट दूंगी। देखो, अगर ए से बी बनते समय तुम्हें करंट मिल रही है तो मान के चलो कि बी से ए बनाते समय तुम्हें करंट देनी पड़ेगी। ये देता है करंट, ये करंट लेके होता है, बिल्कुल सही। और मैं यहाँ करंट दे थोड़ी ना रही हूँ, लेकिन मुझे स्टॉप वर्ड को कवर अप करना है। अब स्टॉप वर्ड को कवर केमिस्ट्री कैसे करती है? तो केमिस्ट्री रिवर्सिबल साइन से स्टॉप वर्ड को हमेशा कवर करती है। और जहां रिवर्सिबल साइन आ जाता है वहां सामने वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर सकता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, के की वैल्यू आ गई। ठीक है, और दूसरा लिखिए, व्हेन सेल स्टॉप्स वर्किंग। एक तो ये डेरिवेशन हो गया, और दूसरा अमन ने बताया, अमन ने कि ई सेल 0 हो जाएगा। ई नॉट सेल मत करना कभी, ई सेल। अब इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो नस्ट में, तुम्हारा के में फॉर्मूला बन चुका है। ई सेल की जगह पर 0 रख दो, ई नॉट सेल है, ये है, ये है, ये है, और Zn2+ और कॉपर 2+ की जगह के रख दो, फॉर्मूला तैयार। पहले इतना लिख लो। अभी जो पता चला वो सही है क्या कि स्टीफेंस स्कूल भी बंद हो गया है? कोई है स्टीफेंस का कि आपके 12:30 आज छुट्टी हो गई थी और बंद कर दिया है, ऐसा सुना, सही है क्या? नो मैम, अभी मैम का मैसेज आया था तो उन्होंने बोला कि बस कल और परसों की छुट्टी है। कोई मैम चेटी चंद कुछ है उसकी, बस उसके बाद स्कूल है। अच्छा, ठीक है। पेरेंट्स आए थे कुछ, वो बता रहे थे कि आज 12:30 अर्जेंसी में छुट्टी कर दी स्टीफेंस की, कुछ पॉजिटिव लोग मिले थे। मैं भी ऐसे ही बता दिया, अफवाहें भी तो बहुत फैल रही हैं आजकल। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेकिंग एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल की सेल रिएक्शन लिखिए, सेल से नस्ट बना लीजिए, नस्ट बना ली। अब लिखिए व्हेन सेल स्टॉप्स वर्किंग। स्टॉप्स वर्किंग को ही कहते हैं जब सेल में इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। उस समय पर क्या हुआ? तो नंबर 1 के पिक्चर में आते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर ई सेल इक्वल्स टू 0 लिख दो।
के से डिफाइन कर दिया ना, केसी का जो एक्सप्रेशन है उसको बॉक्स में कर देना और ई सेल 0 लिख दो। अब लिखो पुट 1 and 2 in Nernst equation. Put 1 and 2 in Nernst equation. ठीक है, कौन करवाएगा? अक्षांश, दिन में क्लास आपने लीव की थी बीच में? यस मैम। मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है ना? यस मैम, यस मैम। हाँ, बस अब कल से नहीं डालूंगी, कल से नहीं डालूंगी, कल से रेगुलर रहना है आपको क्लास में, ठीक है? कई बच्चों के लिए नया था इसलिए मैंने डाल दी है। अब आप ये ना सोचें कि कभी भी क्लास मिस कर लो, रिकॉर्डिंग तो आ रही है। अब कल से कोई रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, रेगुलर अपनी क्लास अटेंड करना है। बताओ मुझे, वैसे सर का टाइम 4 से 5 हुआ करता था, इस बार 3:45 कर लिया क्या? यस मैम। तो बोलो मैम 4 से 5 ही कर ले। यस बोल मैम, मैं पाओगे बोल थोड़ी रहा ना तुम सर को। नहीं बोल पाते, डर लगता है उनसे सबको। हूँ। यस मैम। चलो ई सेल क्या रखना है? ई सेल 0 पुट करना है 0 इसके रख अंदर। दिया। ये ई नॉट सेल तो ऐसा का वैसे ही रहेगा, ई नॉट सेल रख दिया। माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग एंड केसी हो जाएगा इसका। एसी हो जाएगा। चलो आगे सॉल्व कराओ। ये मैम अब माइनस इधर ले लेंगे तो यस मैम, नॉट सेल के फेवर में ले लो। ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 log 10 एंड केसी। फॉर्मूला किसका चाहिए? मैम केसी का। एसी के लिए बनवाओ। यस मैम। तो मैम इसके अंदर 0.0591/2 है मैम, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो मैम ई नॉट सेल 2 से इंटू हो जाएगा एंड डिवाइड में आ जाएगा 0.0591 और log 10 इंटू के सी। मैम अब जो लेफ्ट हैंड साइड में उसका एंटी लॉग ले लेंगे तो मैम दोनों आ तरफ जाएगा। लेंगे एंटी लॉग। यस मैम, मतलब दोनों साइड लेंगे। तो मैम एंटी लॉग ऑफ ई नॉट सेल इंटू 2 अपॉन 0.0591 इज इक्वल्स टू के सी। ये फॉर्मूला प्राप्त। थैंक यू। ये आ गया आपका ई नॉट सेल। और ध्यान रखिए ई सेल और के में तो फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं ई सेल और के में रिलेशन बताओ, तुरंत कह दो हो ही नहीं सकता, क्योंकि के तो उस समय का है जब सेल ने काम करना बंद कर दिया है, और जब सेल ने काम करना बंद कर दिया तो ई सेल तो 0 हो चुका है उस समय। तो याद रखिए, ये अलग से लिख लो, इनमें रिलेशन नहीं होता है, इनमें होता है, इनमें होता है। ई सेल और के में नहीं होता, ई नॉट सेल और के में होता है। और ये फॉर्मूला आ चुका है। कौन बताएगा मुझे कि डैनियल सेल का केसी कितना आएगा? आई थिंक ई नॉट सेल सबको याद होगा। कौन बताएगा? सो केसी फॉर डैनियल सेल। हाथ खड़ा करिए, कितने बच्चों को डैनियल सेल का ई नॉट सेल याद है? डैनियल सेल का ई नॉट सेल कितने बच्चों को याद है? दर्शन बोलिए। It's 1.1 volt. 1.1 है ना? तो एंटी लॉग किसका हो गया? मैम 1.1 into 2 अपॉन upon 0.0591. इक्वल्स टू केसी आ गया। ठीक है, अब 1.1 into 2 अपॉन 0.0591 करो सब। अभी मैं आपको फटाफट करना बताती हूँ, कर लीजिए प्लीज इसे। इंटू 1.1 into 2 अपॉन 0.0591, इसको इंटू और डिवाइड करके बताइए फटाफट क्या आ रहा है।
कोई भी एक दो डिजिट भी निकालिए तो बता दो कोई। अर्चित मैम 37.2 37.2 आ रहा है। हाथ से किया है कैलकुलेटर? तो मैम हाथ से किया है। पक्का? यस मैम। चलो और एक दो और चाहिए डिजिट। यश बोलो। मैम अप्रोक्स 38 आया था। पॉइंट के बाद वाले नंबर का ही तो एंटीलॉग लेते हैं, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर गायब मत करो। आपको याद है कि पॉइंट के बाद वाला का ही एंटीलॉग लेते हैं, तो उसको राउंड ऑफ क्यों कर रहे हो? उसको मतलब 38 मत करो, उसी का तो एंटीलॉग लेना है पॉइंट के बाद वाले का। निखिल 37.225 225 नहीं, स्नेहा 37.28 37.28 37.288 ये इसका आता है, कर लेना आप लोग 37.288। अब इसको एग्जाम में फटाफट कैसे करना है, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है ही, तो ये हो गया आपका एंटीलॉग 37 पॉइंट। अब 8 और 8 है, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 9 हो गया, और 0.29 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 0.3 हो गया। और आप याद करिए 0.30 किसका एंटीलॉग लेने पर आता है या किसका लॉग लेने पर आता है, याद करिए। देखिए एंटीलॉग का मतलब होता है 10 की पावर, तो ये हो गया 10 की पावर 37 इंटू 10 की पावर 0.30। अब याद करिए log 2 का आंसर क्या था, log 3 का आंसर क्या था, याद करिए। log 2 किसको याद है, हाथ खड़ा करिए, उससे निकाल लूंगी मैं उल्टा करके। log 2 0.3010 अब यहाँ पे किसका एंटीलॉग लेना है, 0.30 का 0.30 का, तो 2 का log 0.30 है, तो 0.30 का एंटीलॉग 2 हो जाएगा। 2 जाएगा, तो ये 10 की पावर 37 इंटू 2 आप ले सकते, मतलब लेकिन पॉइंट वाले को मत गायब कर दो। जैसे यश आपने तो पॉइंट वाले को ही गायब कर दिया, 37.288 को मैं 38 ले सकता हूँ, ऐसे कैसे, ये तो 2 है 5 से कम है, तो 37.228 में पॉइंट के बाद वाले को ही राउंड ऑफ करना, तो इसीलिए मैंने आपको याद कराया। तो जैसे एंटीलॉग लेना हो ना, तो जैसे 0.30 आ रहा हो तो आप 2 से नजदीक वाला जो एबीसीडी में ऑप्शन है वो चूज कर लो। जैसे 2.1 दे रखा हो, 2.2 दे रखा हो, तो वो वाले चूज कर लो। log 3 आपको याद होगा 0.4771, किसको याद है? log 4 बताइए, log 2, log 3, log 4, log 5 और उनसे बाकी सारे निकालना सीख जाओ। तो एंटीलॉग में ऐसे अप्रोक्सीमेशन करके निकाल लो, क्योंकि एंटीलॉग टेबल तो हमें मिलती नहीं है ना। आर्या बोलो। मैम log 4 0.602 0.602 log 4 log 3 सही है 0.4771। yes मैम 0.4778 log 5 बताओ 0.699 0.699। log 4 वापस सुनूंगी किसी से। log 4 बोलो दिव्यांश। मैम 0.6020। ठीक है, तो एंटीलॉग में आप इस तरह से आइडिया लगा के आपके ऑब्जेक्टिव में आंसर निकाल सकते हैं। 0.288 को आप 0.3 ले लो, फिर 0.3010 का लॉग होता है, तो एंटीलॉग इसका 2 हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि ये वैल्यू आप याद करें। डैनियल सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है 2 इंटू 10 की पावर 37, 2 इंटू 10 की पावर 37। 11 का किसको याद है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कितनी वैल्यू होने पर हमने पढ़ा था कि रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। हमने 3 वैल्यूज पढ़े थे ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेल्स अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर इतना होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में होगी, इतना होता है तो दोनों तरफ होगी, इतना होता है तो नहीं ही होगी। चलो याद नहीं होगा किसी को, ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला बना लो। जनरल फॉर्मूला, ये तो डैनियल सेल का था ना,
जनरल फॉर्मूला एंटीलॉग ऑफ ई नॉट सेल इनटू 2 का मतलब n, वो तो वैरी कर सकता है, 0.0591 इक्वल्स टू Kc, ये हर सेल का। डेनियल सेल की तो n की वैल्यू 2 फिक्स थी और जनरल बात करोगे तो n आ जाएगा। बोलो मैम 10 to the power 3 होता था मैम, वो हम्म, 10 to the power 3 होता था कि मैम कंप्लीशन के पास जाती थी जब 10 रेज़ टू पावर 3। 3 और कितने में की फॉरवर्ड में नेग्लिजिबल हो रही है? मैम फॉरवर्ड में नेग्लिजिबल में मैम 10 to the power, और फिर बीच वाला इनके दोनों के बीच का हो यस जाएगा मैम 10 to the power -3 पे मैम सबसे कम होती है। और फिर बीच का हो जाता है 3 से -3। सही है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला आ चुका है। तो जितनी शीट्स मैंने आपको भेजी थी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उन सब में अपन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रोक रखा था। अब आप उसके भी न्यूमेरिकल कर लेना, के का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला चलता है यहाँ पर, डेल जी नॉट एंड के बीच का रिलेशन। मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे टफ पार्ट है जो अपन ने कर लिया, रिलेशन बिटवीन, और सब सेपरेट टॉपिक्स है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। 4 पार्ट्स में इलेक्ट्रो चलती है, हर पार्ट सेपरेट है। रिलेशन बिटवीन डेल जी नॉट एंड के। अब इसका ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, सही है। अब ई नॉट सेल और के में आ चुका है। वी नो रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड के। क्या फॉर्मूला है ई नॉट सेल और के बीच का? ये ना, इसे ई नॉट सेल की टर्म्स में लिखवाइए, क्योंकि मुझे यहाँ ई नॉट सेल की वैल्यू को पुट करना है। कौन लिखवाएगा? ई नॉट सेल के टर्म्स में चाहिए मुझे, ई नॉट सेल के टर्म्स में, क्योंकि डेल जी के फॉर्मूले में ई नॉट आ रखा है। अखिल, E naught cell equals to minus 0.5 नहीं minus 0.0591 upon n into Kc। माइनस आएगा? यस मैम, माइनस आएगा मैम, आएगा। ठीक है, और पूछते हैं। अमृता, E naught cell is equals to 0.0591 by 2 log 10 Kc by 2 हाँ log 10 Kc। सामने ना, ऊपर मल्टीप्लाई में ना, यस मैम। log 10 Kc जनरली लिखवाओ बेटा, तो इसको n कर दूं। यस मैम। देख लीजिए सब लोग सही है क्या? वापस से पिछला वाला लिख देती हूँ, शायद आप इससे नहीं बना पा रहे। फर्स्ट इक्वेशन याद करिए, ये रख दिया था यहाँ पे, ये पार्ट 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये इधर आके पॉजिटिव हो गया। ये आया था ना, देखो E naught cell equals to 0.0591 upon n log base 10 Kc। माइनस तो है ही नहीं इसके अंदर, आ गया ये आपके पास में। अब इसकी सेटिंग करनी है, ये जो E naught cell है वो यहाँ पुट करना है। पुट E naught cell in 1, इसको 1 कहते हैं, क्योंकि इसमें G और E है और इसमें E और K है। तो जब मैं E को K के टर्म्स में यहाँ डाल दूंगी तो E naught cell हटकर K आ जाएगा और K और G में रिलेशन आ जाएगा। तो पुट E naught cell in 1, ठीक है। करूँ पुट, डेल G naught इक्वल्स टू माइनस NF और E naught cell की जगह पर ये रख दिया 0.0591 अपॉन n log base 10 Kc। ठीक है। अब 0.0591 किस से आता है वो खोलिए। 0.0591 किस से आया था, ये किसको याद है? 0.0591 इक्वल्स टू 2.303 करा खड़ा। 0.0591 किस से आया था? यशस्वी,
मैम 2.303 RT by F। बहुत बढ़िया, 2.303 RT by F से आया। तो ये जो 0.0591 है इसकी जगह ये पुट करिए, क्या आ जाएगा? del G नॉट इक्वल्स टू माइनस NF इंटू 2.303 RT अपॉन F। ये तो NF ये वाला 0.0591 को खोला, 2.303 RT अपॉन F, फिर ये रहा N इधर वाला log base 10 Kc। अब NF से NF कैंसिल। 11th में पढ़ा है तुमने ये थर्मोडायनामिक्स में फॉर्मूला। इक्विलिब्रियम में भी del G नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस 2.303 RT log base 10 Kc। ये रिलेशन आ गया किस किस के बीच में? del G नॉट और K के बीच में। 3 फॉर्मूले आ गए। ये हो गया del G नॉट और E नॉट के बीच में, del G नॉट और E नॉट के बीच में, ये हो गया E नॉट और K के बीच में, और ये हो गया del G नॉट और K के बीच में। 3 फॉर्मूले आ गए। इसी को आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? del G नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.30 माइनस RT। नाउ 2.303 log base 10 को ही ln कहते हैं, तो 2.303 और log base 10 को ln लिख दिया और K। ये भी पैटर्न आ सकता है। ठीक है, तो ये एक साथ सम अप कर लो 3 फॉर्मूले। रिलेशन बिटवीन नंबर 1 del G नॉट एंड E नॉट सेल, नंबर 2 del G नॉट एंड K, और नंबर 3 E नॉट सेल एंड K। 3 फॉर्मूले याद करो। del G नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल, ये तो पहला। del G नॉट और K, del G नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log base 10 K, और E नॉट सेल और K में ये E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन N log base 10 K। अब न्यूमेरिकल देख लो, डायरेक्ट यूज कर लो। G और E में है तो ये, इसमें E कहीं नहीं है क्योंकि ये इन सब में K आ रहा है, K, और K इक्विलिब्रियम का समय का है जब सेल ने काम करना बंद कर दिया है, तो E तो 0 हो चुका है इन सब में। E G नॉट चल रहा है, E नॉट चल रहा है, अभी तो K आ रखा है। तो ये लिख लीजिए आप लोग, ये सारा होता जाए, हाथ खड़ा कर देना। तो अब आप लोग इसके न्यूमेरिकल कर लेना K वाले सारे। जो भी मेरा टेस्ट होगा एनसीईआरटी से आपको उतना चैप्टर रीड करके रेडी रखना है। 2 या 3 लाइन एनसीईआरटी की मैं रोक के रखूंगी, 2 या 3 लाइन एनसीईआरटी की मैं रोक के रखूंगी, बाकी सारा मेरे पढ़ाए वैसे में ही होगा। जो मैंने पढ़ाया है उसी में से टेस्ट होगा, जिस तरह के मैंने कराया उसी तरह का होगा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ और दे क्या रही हूँ आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ में नहीं करूंगी। मैंने आपको क्या क्या कराया है, एनोड को पहचानो, कैथोड को पहचानो, ओए को पहचानो, आरए को पहचानो, ई नॉट सेल निकालो, नर्स्ट इक्वेशन बनाओ, ई सेल निकालो, del G नॉट निकालो। आज मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिखाया, फिजिबल है या नहीं है रिएक्शन, सेफ होगा या नहीं होगा, स्टोर करके रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्वेज क्या होता है, सेल कैसे ड्रॉ होती है, सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, सेल नोटेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, सेल की फंक्शनिंग कैसे होती है, कब सेल काम करना बंद कर देती है, कितनी तरह की सेल्स होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल के और क्या नाम होते हैं। कॉमन एग्जांपल डैनियल सेल का, आप ई नॉट सेल भी याद रखना 1.1 वोल्ट, और अभी आपको उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बताया था, तो वो डायरेक्ट याद कर लो, निकालना नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तो जो हमने पढ़े हैं उन्हीं तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हर टेस्ट में 2 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की लाइंस के मिलेंगे, तो वो आपको चैप्टर को रीड करना है बुक से। मैं बता देती हूँ कि मैंने कितने पेज नंबर कवर किए हैं। पेज नंबर 1 तो इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पेज नंबर 2 से, बुक का नहीं बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पेज नंबर 2 से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेज नंबर 2 से मेरे को गिनना पड़ेगा, फिर 1 मिनट रुको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के अपन ने पढ़ लिए हैं। 2 से 10 ये 8 पेज पढ़ाने में आई थिंक मेरे 9 या 10 लेक्चर हुए हैं, ठीक है, और एक डाउट क्लास और लूंगी अभी मैं। 10 तक के पेजेस से अगले पेज पर इंडेक्स क्वेश्चन है जो मैं आपको सारे टिक करा चुकी हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपको अभी करने हैं, ठीक है। राइट, चलिए हो गया, होता जाए तो प्लीज हैंड रेज कर दें। फिर अगला मैंने आपको दिन में क्लास में कहा था कि मैं आपको सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बताऊंगी। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, 16-17 बच्चों ने और देख लीजिए, कर लीजिए फटाफट हाथ खड़ा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड का निकालना इम्पॉसिबल है, और क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि अकेले इलेक्ट्रोड में कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग उसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड चूज करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने क्या रखा हुआ है, SHE का पोटेंशियल क्या फिक्स कर रखा है, 0, फिर उसके थ्रू बाकी सबका निकाला, जिसको भी निकालना है उसको कैथोड बनाना है, और SHE को हर हाल में क्या रखना है आपको, NO, ये बनाया आपको। बिगिनिंग में बात करें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना, रिएक्शन लिखना, इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 2 तरह का होता है, OP और RP, ठीक है। तो ये सब जो हमने पढ़ा है इसी के क्वेश्चंस आएंगे सारे, कोई अलग नहीं आएगा, बस जितने पेज मैंने बताया उनकी लाइंस पढ़ लेना। तो 1-2 क्वेश्चन तो मैं रोक के रखूंगी, वरना फिर आप बुक पढ़ोगे ही नहीं, और हमें एनसीईआरटी पढ़नी है और मुझे आपसे पढ़वानी है, उसके लिए 2-3 क्वेश्चन रोक के रखिए। क्वेश्चन मतलब थ्योरी फॉर्म में, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, थ्योरी फॉर्म में, डेफिनेशन फॉर्म में, एग्जाम्पल फॉर्म में, इस तरह से, ठीक है। अब आप एक अलग बॉक्स बना लें, उसमें लिख लें रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हेडिंग डाल दीजिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अच्छा ठीक है ना, हम तो दिन के लेक्चर के आगे आए ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का काम तो आपने वहां किया है जहां मैंने जगह छुड़वाई थी। ओके ओके, तो कंटिन्यूटी बन गई अपनी। दिन में अपन ने ये तो सीखा था कि टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE सेलेक्टेड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और फिर जिनका मैंने निकलवाया था कॉपर का आपको निकालने के लिए दिया था, बिल्कुल फ्लो में आ गया है। हेडिंग डाल दीजिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। Two conditions to make an electrode as reference electrode। अगर आप किसी इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हो तो उसमें 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, इट कैन एक्ट एज, या पहले ये लिखिए, इट शुड हैव a definite known potential। इसका पोटेंशियल नोन होना चाहिए तभी तो ये रेफरेंस बनेगा। अगर रेफरेंस कह दे कि मेरे को भी अपना नहीं मालूम, तो वो औरों का निकालने में हमारी कैसे मदद करेगा। याद करिए, आप अपन ने SHE को रेफरेंस बनाया था तो अपन ने उसकी वैल्यू को 0 फिक्स किया था ना हमेशा, चाहे SHE के साथ जिंक की कपलिंग करो, चाहे SHE के साथ कॉपर की कपलिंग करो, चाहे एल्यूमिनियम की, उसका हमेशा 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। तो इट शुड हैव अ डेफिनेट एंड नोन। नोन मतलब मालूम होना चाहिए, डेफिनेट मतलब फिक्स रहना चाहिए, कोई भी आमने सामने आ जाए उसका वही वैल्यू रहना चाहिए। तो इट मस्ट हैव अ डेफिनेट एंड नोन पोटेंशियल, तभी तो वो रेफरेंस है।
रेफरेंस थोड़ी ना अपनी वैल्यू को बार बार बदलता है। और नंबर 2, इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड एंड कैथोड, ये दोनों बनने की ताकत रखता है। तभी आप समझ सकते हैं हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको 0 दिया, क्योंकि कोई वैल्यू 0 से प्लस जा सकती है और माइनस जा सकती है, तो बीच में खड़ा कर दिया ना। अब आप सोचेंगे 0 ही क्यों लिया, 1 ले लेते, 2 ले लेते, तो आप समझ सकते हैं साइंस में पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में ही बात होती है। तो रेफरेंस का 0 फिक्स कर दिया, अब कुछ का प्लस आएगा, कुछ का माइनस आएगा। जिनका इसके रिस्पेक्ट में माइनस आएगा, क्या आरपी, तो इसका आरपी ज्यादा है तो उस समय ये कैथोड बन जाएगा, बाद में तुम सेल बनाओगे। और जिनका आरपी प्लस में आएगा, जैसे 2 पॉइंट क्या, तो इनका आरपी ज्यादा है तो ये कैथोड बनेंगे, तो ये एनोड बन जाएगा। मतलब ये दोनों बन सकता है बाद में जरूरत पड़ने पे, क्योंकि इसकी वैल्यू बीच में कहीं लाई करती है। रेफरेंस तो सबके लिए काम करता है ना, रेफरेंस कहते ही उसे हैं। इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड एंड कैथोड। अब रेफरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस, सेकेंडरी रेफरेंस अपनी बुक में नहीं है, पर 5 मिनट लगेंगे बस। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में एग्जांपल लिखिए SHE और NHE। ठीक है, बट SHE हैज सम ड्रॉबैक्स, तभी तो जरूरत पड़ी। सो सेकेंडरी रेफरेंस आर नीडेड। प्राइमरी रेफरेंस में कुछ कमियां थी, इसीलिए हमें सेकेंडरी रेफरेंस की जरूरत पड़ी। क्या कमियां थी प्राइमरी रेफरेंस में? कौन है प्राइमरी रेफरेंस? SHE में कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? ड्रॉबैक्स ऑफ SHE। कोई मुझे बता दे SHE में टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है SHE के अंदर? हर्षिता, प्रेशर 1 बार, प्रेशर 1 बार और मैम कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। सही है। और लगातार SHE यूज आ रहा है क्या जब वो रेफरेंस बना हुआ है? यस मैम। जब तुमने उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह चूज कर रखा है तो वो लगातार काम में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस। उसको लेके तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रखी है, नहीं बना रखी है, जिसमें वो एनोड बना हुआ है, सामने वाला कैथोड बना हुआ है? मैम। तो लगातार कॉन्सेंट्रेशन को 1m रहना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जो निकाल रहे हो वो E0 RP निकाल रहे हो। बात को समझना मेरी, आप जो निकाल रहे हो वो सबके स्टैंडर्ड निकाल रहे हो। तो इधर तो तुम्हारा SHE है और इधर तुम्हारा जिंक इलेक्ट्रोड है और तुमने मिलाकर उनकी सेल बना रखी है, तो तुम्हें लगातार इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1m मेंटेन करनी है, तभी तो इस रीडिंग को तुम E0 सेल नाम दोगे। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कंटिन्यूअसली 1m मेंटेन करना और हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को 1 atm या 1 बार मेंटेन करना मुश्किल है। और अगर ये 1m ही नहीं रहेगा तो इसका 0 कैसे रहेगा? क्योंकि 0 तो SHE का है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नहीं है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन 1m concentration of H plus ions। कैसे मेंटेन करोगे? लगातार रिएक्शन हुई जा रही है, तो ये बहुत दिक्कत आती है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को 1m मेंटेन करने में। दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन 1 बार प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का 1 बार प्रेशर लगातार मेंटेन करके मैं रख पाऊं, ये भी बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली। और नंबर 3, इट गेट पॉइजन्ड। ये सारा कोर्स का पार्ट है, भले बुक में दे रखा हो नहीं दे रखा हो। इट गेट पॉइजन्ड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी आ जाए ये पॉइजन हो जाता है। ये पॉइजन होगा, ये अपनी वैल्यू लूज कर देगा।
इसकी वैल्यू लूज हो जाएगी तो टोटल ई नॉट सेल की रीडिंग गलत आएगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? 1m कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना थ्रू आउट मुश्किल, 1 बार प्रेशर मेंटेन करना मुश्किल, और ये पॉइजन हो जाता है थोड़ी सी इम्प्योरिटी आने के कारण। सो सेकेंडरी रेफरेंस आर यूज्ड। सर नाम दे रही हूँ, बाकी जेई के एक्स्ट्रा नोट्स में लिखा दूंगी बाद में। सेकेंडरी रेफरेंस में पहला लिखिए कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल, यू नो कैलोमल किसे कहते हैं केमिस्ट्री में? कैलोमल किस कंपाउंड का नाम होता है, आता है किसी को? कैलोमल, हर्षिता? मैम डाउट था। मैम डाउट था। बोलो। मैम आपने तो बोला था मैम SHE को एनोड लेना है, तो मैम इधर आपने लिखा है कि वो मतलब जो भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेते हैं वो कैथोड और एनोड दोनों हो सकता है, तो मैम पहली बात तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड नहीं है। जो भी हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं वो दोनों बन सकते हैं, ठीक है? अब सुनिए, दो अलग अलग बातें हैं। सपोज करो मेरे पास पीरियोडिक टेबल में आज की तारीख में 118 एलिमेंट है, 118 है। अब जरूरी है क्या कि 118 एलिमेंट में मैं सब में SHE को एनोड रख रही हूँ और बारी बारी से जो 117 एलिमेंट बचे उन सबको यहाँ आकर कैथोड बना के निकाल? बात को समझे, इट्स अ मैटर ऑफ बिगिनिंग। कि जब मैंने बिगिन किया इस टॉपिक को तो मैंने कहा कि मैं रेफरेंस जो है उसे एनोड बना रही हूँ SHE को और बाकी को कैथोड बना रही हूँ। अब मुझे बताओ कि धीरे धीरे मेरे पास जिन जिन को मैं कैथोड बनाती जा रही हूँ उनके आरपी भी आते जा रहे हैं, नहीं आते जा रहे? तो मेरे पास बहुत सारों के आरपी आ चुके हैं, मेरे पास बहुत सारों के आरपी आ चुके हैं। तो अब आपस में भी तो ये एक दूसरे का काम कर सकते हैं, समझ आ रहा है? तो ये बात ट्रू है कि बिगिनिंग में इसको सिर्फ एनोड बनाना है, लेकिन बाद में एक कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तुम्हें बनानी पड़े तो अब SHE क्या वैल्यू लेकर बैठा है? 0। जिंक क्या वैल्यू लेकर बैठा है? -0.76। कॉपर क्या वैल्यू लेके बैठा है? +0.34। अब जब मेरे को बाद में सेल बनानी है, बाद में जब मुझे सेल बनानी है तो अब बताओ कि इसका +0.34 है, इसका 0, किसका आरपी ज्यादा है? तो ये कैथोड बनेगा तो इसमें का ठीक है मैं एनोड बन जाता हूँ। इन दोनों में बारी आएगी तो किसका आरपी ज्यादा है तो उस समय ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? एनोड। ऐसे बाद की बात है कि मौका पड़ने पर वो दोनों बन सके, क्योंकि रेफरेंस उसी चीज को कहा जाता है जो किसी के लिए मना नहीं करता, जो सबके लिए अवेलेबल होता है अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हैंड टू हैंड हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कह दिया कि ये दोनों बन जाएगा पर तुम लोग इसको एनोड बना लो। ये मैंने तुम्हें लिखवाया है, ये पॉइंट तुम्हें लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। ये होता क्या है कि जो लोग बहुत डीपली सेल स्टडी करते हैं, पढ़ते पढ़ते वो लोग पॉइंट्स को ढूंढ भी लेते हैं फिर। तो जैसे मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत जगह देखा कैसे SHE से कॉपर का निकाला, कैसे SHE से जिंक का निकाला, तो मेरे ऑब्जर्वेशन में ये चीज देखने में आई है कि ये लोग हमेशा SHE को एनोड बनाते हैं, पर आपको ये लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। लिखने में तो ये लोग क्या लिखते हैं, उसको कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन करने में इन्होंने क्या फिक्स कर रखा है? एनोड। और बाद की बात है, क्लियर हो गई होगी कि रेफरेंस जिसको तुमने चुना बाद में वो किसी के लिए मना नहीं करेगा। जिंक के साथ कपलिंग करो तो वो कह देगा ठीक है मेरा आरपी कम है मैं कैथोड बन जाता हूँ, कॉपर मेरा आरपी ज्यादा है मैं कैथोड बन जाता हूँ, कॉपर के साथ एनोड। ऐसे ऐसे बाद की बात है कि वो दोनों बन सकता है, लेकिन निकालते समय एनोड फिक्स कर, ठीक है? और ये भी ढूंढने से मिलता है, लिखा हुआ नहीं मिलता है, क्योंकि लिखने में तो आप खुद सोचो कोई दुनिया में किसी चीज को रेफरेंस बताएगा तो उसके साथ कभी लिमिटेशन नहीं जोड़ेगा। रेफरेंस को हमेशा हाईलाइट किया जाता है, उसकी खूबियां बताई जाती है। ये तो बाद के लोगों ने, जो सेकेंडरी रेफरेंस वाले हैं ना, उन्होंने कहा कि इसमें तो ये कमी है, इससे तो हमारा सेकेंडरी रेफरेंस आप यूज करो। वो बात है ना कि सामने वाले को अपनी चीज बतानी है तो फिर वो पिछले में कमियां निकालेगा। जो खुद रेफरेंस बता रहे हैं वो उसको कमी क्यों बताएंगे? वो ये क्यों बताएंगे कि इसको एनोड ही बना सकते हैं, इसको कैथोड ही बना सकते हैं? वो लिखेंगे ये दोनों बन सकते हैं, ठीक है? इसीलिए तो बीच की वैल्यू रखी ना, प्लस भी है माइनस, ठीक है? तो सेकेंडरी रेफरेंस में पहला लिखिए कैलोमल। कैलोमल केमिस्ट्री में Hg2Cl2 को कहते हैं, Hg2Cl2। जैसे वॉशिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, ब्लीचिंग होता है,
ऐसे कैलोमल एक कॉमर्शियल नाम है Hg2Cl2 का, इसका नोटेशन लिख लो। सॉलिड होता है ये, इसका डिजाइन ये अलग होता है, ये डेनियल सेल की तरह नहीं बनते, ये अलग तरह के। मर्क्यूरी लिक्विड, वर्टिकल लाइन Hg2Cl2 सॉलिड, वर्टिकल लाइन KCl एक्वस। लिखना 5 बार लिखना, फिर याद होगा। दूसरा AgCl इलेक्ट्रोड, इसमें होता है Ag सॉलिड, वर्टिकल लाइन AgCl सॉलिड, वर्टिकल लाइन KCl एक्वस। देखो ट्रिक बताओ, दोनों में आखिरी में KCl एक्वस फिक्स है। ये कैलोमल में मर्क्यूरी था तो मर्क्यूरी के साथ मर्क्यूरी का सॉल्ट, ये सिल्वर था तो सिल्वर के साथ सिल्वर का सॉल्ट, सिल्वर का सॉल्ट भी क्लोराइड है, मर्क्यूरी का सॉल्ट भी क्लोराइड है। आपको मालूम है मर्क्यूरी 2 वैलेंसी दिखाता है, +1 और +2। आपको मालूम है जब मर्क्यूरी +1 में होता है तो वो डाइमराइज हो जाता है, तो डाइमराइज होने के कारण मर्क्यूरी प्लस प्लस मर्क्यूरी प्लस 2 जुड़कर ये बन के रहते हैं। समझ आया? Hg+ नहीं लिखते हैं, उसकी जगह Hg2 पे 2+ लिखते हैं, और एक मर्क्यूरी का 2+ होता है। कम वैलेंसी वाला मर्क्यूरस और ज्यादा वैलेंसी वाला मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये याद हुआ। KCl कॉमन है, ये मर्क्यूरी से रिलेटेड है तो मर्क्यूरी, फिर मर्क्यूरी का +1 का क्लोराइड, सिल्वर, सिल्वर का +1 का क्लोराइड। मैं लगातार आपको बताती जा रही हूँ AgCl का वाइट PPT होता है, सॉलिड होता है ये, और कैलोमल भी सॉलिड होता है, और KCl आयोनिक कंपाउंड है, उसका एक्वस लिखा है। इनकी अलग डिजाइन होती है, ये ऐसे नहीं बनते हैं जैसे ये डेनियल सेल वगैरह बननी है, सेकेंडरी रेफरेंस अलग तरह से बनाई जाती है। ठीक है, अभी तो मैं अब लीड कर रही हूँ क्लास को। 3 टॉपिक पढ़ाने थे मेरे, 2 हो पाए हैं, 1 रह गया है, लेकिन बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि आप दिन भर से पढ़ते